हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। यानी कि कोई भी काम करना है तो उसमें ये ध्यान देना है कि हम कितना % उस पर दे रहे हैं। ठीक है, किस्मत के भरोसे नहीं रह जाना है, हमको ज़िंदगी में मेहनत करना है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। आइए, आपका स्वागत है फोकस ऑन करियर क्लासेस में। रोज़ की तरह आज भी हम मैथ का सेट नंबर 8 देखेंगे और फुल लेंथ डिस्कशन करेंगे। अगर इस मैथ का क्वेश्चन का अगर आपको लिंक चाहिए, उसका क्वेश्चन चाहिए, तो आप नीचे दिया गया लिंक पे आप क्लिक करें और उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + 6 के 0 है तो α² + β² डिवाइडेड बाई α⁻² + β⁻² इज इक्वल टू व्हाट, यही ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे कि x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0 है। ये द्विघात समीकरण है, इसलिए इसका x का वैल्यू होगा 2 होगा, यानी 2 वैल्यू जो होगा, 2 वैल्यू जो होगा, 2 वैल्यू होगा, उसी को एक को अल्फा से डिनोट करते हैं और बीटा से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि α² + β² डिवाइडेड बाई α⁻² + β⁻² इज इक्वल टू व्हाट, यही फाइंड करना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के अगर रूल हम जानते हैं तो इसमें लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो यहाँ पे होता है c/a। ठीक है, तो अगर -b/a करें तो माइनस पहले रखते हैं, और अगर b का वैल्यू करें तो हमारा कितना है -5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -5। अब a का वैल्यू बात ज्ञात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी कि जो x का गुणज होता है, जो द्विघात समीकरण में जो x² का जो गुणज होता है उसी को हम a कहते हैं। तो a का मेरा क्या वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि मेरा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो हमारा c इसको बोलते हैं और a का वैल्यू 1 है। यानी अगर यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम ये लिख सकते हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यही द्विघात समीकरण का एक फॉर्म होता है जो कि इसी टर्म पे a है। तो हमारा a यहाँ से लिख लिए हैं और b यहाँ से लिख लिए और c यहाँ से लिख लिए हैं। ठीक है, तब हम इसको फाइंड आगे करते हैं। तो हमको चूंकि पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा क्या है 5 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 6 है। चलिए आगे हम लोग अगर इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो α² + β² डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, α⁻² है तो इसको लिख सकते हैं α² प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं β²। अगर इसको आगे कैलकुलेट हम लोग करेंगे, तो α² + β² डिवाइडेड बाई, अगर ये दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं हम तो α² इंटू β², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा α² + β²। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ये पूरा डिवाइडेड में है तो वहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा α² + β² और फिर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं α² + β² और डिवाइडेड बाई α² + β²। यहाँ से इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा बच जाएगा α² β²। इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, जो कि अल्फा और बीटा का जो हमारा वैल्यू है हमारा क्या है यहाँ 6 है। ठीक है, और इसी 6 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 36, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा ए। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान देंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन को अगर आपको देखने में लग रहा है कि मेरा जो वैल्यू दिया हुआ है, जो द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है काफ़ी इजी है, तो यहाँ से हम पिछले क्लास में चूंकि आपको बताए थे कि इस टाइप का जब समीकरण रहता है तो हम इसको x का 2 वैल्यू होगा जिसको अल्फा और बीटा से डोनेट करते हैं,
तो अल्फा और बीटा का अगर वैल्यू अगर आसानी से अगर ज्ञात हो जा रहा है तो एग्जाम में इतना प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, वहाँ से अल्फा बीटा का डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो -5 क्या इसमें क्या कंडीशन होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होना चाहिए, 6x² होना चाहिए, और 5x को -5x को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, -5x होना चाहिए, और गुना करने के बाद कितना होना चाहिए, 6x²। तो यहाँ से हम देख लेंगे -3 और -2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोले थे कि अगर इसी को अगर अल्फा और बीटा का अगर वैल्यू आएगा, जो x का 2 वैल्यू आएगा, तो यानी अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा से हम पॉजिटिव में करके लिखते हैं। ये हम शॉर्ट मेथड आपको बताए थे, हम कुछ शॉर्ट वीडियोज भी बनाए हैं जो कि 1 मिनट से कम का होगा, जो 1 मिनट से कम वीडियो में आप एक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, वहाँ से जाकर के रील्स वगैरह भी देख करके आप सीख सकते हैं, इस चीज़ को हमने वहाँ बताया है। तो यहाँ अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बीटा का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा बीटा का जब हमको वैल्यू पता हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं α² प्लस β² डिवाइडेड बाई α⁻² प्लस β⁻²। अगर इसको हम लोग बात करें तो अल्फा का वैल्यू जो हमारा 3 है और बीटा का वैल्यू 2 है, तो 3 3 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 13 और 2 दूना 4 और 9, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 4 और 9 13, यानी कि 13 × 36/13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि मेरा कितना वैल्यू आ जाएगा 36। यहाँ से इस टाइप से भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आगे देखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 800 रुपये से बढ़कर के 1000 रुपये हो जाता है। ठीक है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे कि एलपीजी का खर्च जो है की जाने वाली राशि अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को मान लीजिए कि एक एलपीजी है। ठीक है, एलपीजी ऐसा रहता है, जो भी रहता है। ठीक है, देख लीजिए, ये पहले मिलता था 800 रुपये। ठीक है, अब क्या होगा कि 1000 रुपये हो गया। ठीक है, तो बात यह है कि जब 800 रुपये आप लेते थे, घर से आपको मिलता था 800 रुपये लेने में। ठीक है, 800 रुपये में 1 टंकी मिलता था। ठीक है, अब क्या हुआ, उसका रेट बढ़ करके 1000 रुपये हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप खपत में कितना कमी करेंगे, आप जो खर्च जो मंथली जितना गैस का खर्च कर रहे थे उसमें कितना खर्च कम करेंगे, कितना % खर्च कम कर देंगे, जो कि है कि चल जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए कि 800 रुपये में आप 10 लीटर लेते थे। ठीक है, और अब जो रेट हो गया से 1000 रुपये में 10 लीटर हो गया। ठीक है, तो यानी कि पहले 800 रुपये से घर से मिलता था तो 10 लीटर खरीदते थे आप, अब 1000 रुपये मिल रहा है, 1000 रुपया गैस का रेट हो गया है 10 लीटर का, तो अभी भी आपको कितना मिल रहा है 800, यानी कि कितना आप ले रहे हैं, आप 8 लीटर ले रहे होंगे। यानी कि पहले आप 10 लीटर गैस यूज करते थे, अब आपको कितना में काम चलाना होगा, अब आपको चलाना होगा 8 लीटर में काम। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, आप कितना खपत में कमी किए, यहाँ से 2 खपत में कमी किए, 2 लीटर का क्या कर दिए, कमी कर दिए। यानी कि ऑल ओवर मेरा कितना था 10 था, 10 में आप 2 है से क्या कर दिए, कमी कर दिए। तो इसी का परसेंटेज ज्ञात करना है, तो 10 दूना क्या हो गया 10 नहीं है 100, यानी कि 20% का क्या होगा, हमको कमी करना होगा। पहले जितना हम मंथली में गैस यूज करते थे उसमें से हमको क्या होगा, रेट बढ़ने के कारण हमको 20% गैस जो है से कम यूज करना होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, आते हैं पीछे से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि एक किताब का अंकित मूल्य 7400 रुपये है, एक पुस्तक विक्रेता उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में जो दिया है से फिक्स प्राइस दिया हुआ है, फिक्स प्राइस दिया हुआ है कितना 7400 रुपये। एक दुकानदार है, जब वो दुकान को ओपनिंग करता है तो किसी बुक पे 7400 रुपये वो फिक्स करके रखे हुए पैसा। ठीक है, और वो इसको इस प्रकार से बेचेगा कि इसको 10% लेस करने के बाद भी ग्राहक को इस दुकानदार को 20% का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि उसका क्रय मूल्य क्या था, यानी कि सीपी हमारा ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। चलिए, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है, हम आपको बताए थे। ठीक है,
और कोई भी दुकानदार जब अपना दुकान खोलेगा तो सबसे पहली बात कि अपने बारे में सोचेगा, तब उस ग्राहक के बारे में सोचेगा। तो मान लीजिए कि वो अपने बारे में सोचता है, अगर 100 रुपये की कोई वस्तु कॉस्ट प्राइस हम 100 रुपये मान ले रहे हैं, इसको हम CP 100 रुपये मान ले रहे हैं, 100% मान ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब वो दुकानदार दुकान खोला होगा तो क्या 100 रुपये में एक किसी वस्तु को लाया होगा। अब उसको क्या करता है कि पहले अपने बारे में सोचता है, ठीक है। तो 20% अगर अपने बारे में लेगा तो 100 रुपये का वस्तु 20% अपना जब कमाएगा तो उसको कितना में बेचेगा, 120% में बेचेगा। और जब 120% तो उसको कब उसमें बेचने के बाद उसको 20% का फायदा आएगा, लेकिन अभी कस्टमर को भी, अभी जो ग्राहक आएगा उसको भी 10% का कमी करना होगा। यानी कि पहले 100% का वैल्यू रखना होगा और यहाँ कितना 10% का कम करेंगे, यानी 90% हमको क्या होगा, स्वैप करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 120% का जो वैल्यू हुआ ये 90 का वैल्यू है, ठीक है। तो हम 100% यहाँ फिक्स करेंगे। चलिए फिर से क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। एक पुस्तक विक्रेता है, वो अपना बुक पे लिख करके रखा है 7400 रुपया फिक्स प्राइस करके। अब कोई कस्टमर है जो उस बुक को खरीदने आता है, ठीक है। तो अब वो जो दुकानदार है वो 10% का क्या करता है, लेस करता है, और इसके बाद भी उस दुकानदार को कितना 20% का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लिए हैं 100 रुपया। तो हम बोले कि कोई भी दुकानदार पहले अपने बारे में सोचता है, तो 100 रुपया में खरीदा यानी 20% अपने बारे में सोचेगा, तो उस वस्तु को कम से कम कितना 20%, अभी भी इसको 20% में बेनिफिट हो रहा है। 10% चूँकि कस्टमर को अभी लेस करना है, इसलिए 120 का जो वैल्यू वो 90 का वैल्यू है, तो हम कितना 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ काट देंगे, 3 3 9 और 3 चौके 12, यानी कि कितना हो गया 400/3 जो परसेंट है, यही हमारा क्या है 7400 रुपये का वैल्यू है। तो हम यहाँ से मेरा कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। 1% बराबर लिख सकते हैं कितना 7400 × 3/400 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको करेंगे 100% की वैल्यू अगर निकालने के लिए करेंगे तो 7400 × 3/400 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर करते हैं हम तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, करते हैं 4 से इसको कितना बार में 25 बार में काट देंगे, ठीक है। तो 74 इंटू अगर 75 करेंगे, 74 इंटू अगर 75 कर देते हैं तो हमारा 5500 कितना हो जाएगा, 5550 रुपये ही हमारा क्या होगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से 5 वर्षों में प्राप्त 7740 है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 12%, एक वर्ष में कितना लग रहा है, रेट जो दिया हुआ है 12% दिया हुआ है और टाइम जो दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। चलिए स्मार्ट तरीका से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर एक साल में अगर 12% लग रहा है तो 5 साल में कितना लगेगा 60%, और वही जो ब्याज है जो साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज जो दिया हुआ है तो मेरा कितना दिया हुआ है 7740 रुपया दिया हुआ है, ये ब्याज दिया हुआ है साधारण ब्याज। तो इसको हम स्मार्ट तरीका से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक साल में 12% है तो 5% में कितना हुआ होगा 60% हुआ होगा, और यही 60% का वैल्यू कितना है मेरा 7740 है। तो 7740 को अगर 60% से डिवाइड कर देंगे, और इसका जो बोल रहा है कि इसका निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए इससे इसको अगर कट करेंगे और इससे इसको कट करेंगे तो 129 बार में, जो कि हमारा 12,900 रुपये ही हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि इतना जो पैसा था वो निवेश किया था, ठीक है। चलिए यही आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि परिमल और उसकी बहन एक साथ 54 दिनों में उनके घर की दीवार को पेंट कर सकते हैं। यदि केवल परिमल यह काम करती है तो उसे 81 दिन लगेंगे। यदि दोनों ने एक साथ मिलकर के पेंटिंग कार्य करना प्रारंभ करते हैं और किंतु कार्य को पूरा होने से 9 दिन पहले परिमल ने कार्य छोड़ दिया, तो दोनों को उनके घर को पेंट करने में कितने दिन समय लगेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई परिमल है, पी को
परिमल को P से सूचित करते हैं और उसकी बहन को B से सूचित कर देता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि परिमल और उसकी बहन किसी ए दोनों जो दिया हुआ है, परिमल प्लस उसकी बहन जो है तो किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 54 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। यदि केवल परिमल यह काम करती है, ये केवल काम को अगर परिमल करती है तो उसे 81 दिन लगता है। परिमल का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 81 दिन दिया हुआ है, ठीक है। और इन लोग अगर दोनों काम एक साथ मिल करके कर रहे थे, जिससे कि इसकी जो परिमल जो है तो 9 दिन पहले ऐसे क्या है काम को छोड़ देती है, ठीक है। तो बताइए कि कुल काम करने में कितना समय लगेगा या पूरा दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो जब यहाँ परिमल का वैल्यू दिया हुआ है तो हम कि इसका बहन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका बहन का वैल्यू निकालने के लिए 1/54 माइनस 1/81 करना होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 54 × 81 और इसमें से अगर इसको फाइंड करेंगे तो 7 और क्या हो जाएगा 2 27, 9 × 27 और 9 × 81, 4 × 12 के 2 हाथ में 1, 5 × 15 1 16। यानी कि उसकी जो बहन है अगर अकेली अगर उस दीवार को अगर पेंट करती तो कितना दिन लगता, 162 दिन लगता। चलिए समझते हैं आगे क्वेश्चन में। एक काम इस दीवार को इन लोग पेंट कर रहे थे, ठीक है। परिमल और उसकी बहन ने इस दीवार को पेंट करना स्टार्ट किया, लेकिन 9 दिन पहले की बात है, काम खत्म होने से 9 दिन पहले जो है 9 दिन पहले परिमल जो है काम छोड़ देती है। परिमल काम छोड़ देती है, ठीक है। तो जब परिमल काम 9 दिन पहले छोड़ देती है, यानी कि ये लास्ट वाला जो 9 दिन होगा ये कौन किया होगा, इसकी बहन ने की होगी। समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि परिमल और उसकी बहन इस काम को कर रहे थे, ठीक है। जो कि काम खत्म होने से 9 दिन पहले परिमल है से काम छोड़ देती है, यानी कि लास्ट का 9 दिन कौन किया होगा, उसकी बहन की होगी। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट 9 दिन में वो काम कितना की उसकी बहन ने, ठीक है। तो उसकी बहन है से पूरा काम को 162 दिन में कर सकती थी। तो 9 दिन में करने के लिए क्या 9 से इसको हम क्या कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे। एक दिन का काम उसकी बहन का कितना होगा 1/162, तो इसमें 9 दिन करा देंगे इसको कितना हो जाएगा 1/18 हो जाएगा। 1/18 जो काम है तो उसकी बहन जो है, इसकी बहन जो है 1/18 काम को डन कर दी है, खत्म कर चुकी है, ठीक है। यानी कि जो रिमेन वर्क बचा होगा, रिमेन वर्क जो होगा तो रिमेन वर्क कितना बचेगा, जब 1/18 है वो कर दी है तो 17/18 जो क्या है रिमेन वर्क मेरा बच गया, ठीक है। अब यही 17/18 को परिमल और उसकी बहन की होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि 17/18 काम को उस परिमल और उसकी बहन ने कितना पूरा काम को कितना कर रहे थे, कितना दिन में कर रहे थे, 54 दिन में कर रहे थे। लेकिन 17/18 काम को कितना दिन में करेंगे, तो इसको 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54, यानी कि 17 तिया 51। यहाँ पे क्या हुआ 51 दिन जो आया, तो यहाँ से लेकर के 51 दिन जो है से परिमल और उसकी बहन ने दोनों मिल करके 51 दिन काम किए, और लास्ट में 9 दिन दोनों काम किए थे, उसकी बहन की थी। यानी टोटल समय कितना लग गया 51 + 9 यानी कितना हो गया 60 दिन, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, जो ऑकवर्ड टाइप से लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सोचे कि थोड़ा देते हैं आज का टेस्ट में क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन है इस टाइप से, ये कोई ब्रीथ है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ से एक ऐसे लाइन गया है, ठीक है, और एक यहाँ से ऐसे गया, और क्या है कि ए है, बी है, और डी है, और ई है। इसमें इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से इसका वैल्यू दिया हुआ है से 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो यहाँ तक वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी का लंबाई क्या होगा, डी का लंबाई ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन जो है से एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला होता है डी का स्क्वायर इज इक्वल टू AD × DB होता है। एग्जाम में इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और अगर आप इसका थ्योरम पढ़ेंगे
तो लास्ट में फाइंड करने के बाद क्या पाएंगे कि डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी बी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 9 7 यहाँ है और 9 यहाँ कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। और डी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। और इसी को तो हमको फाइंड कर लेना है। अगर इसको करेंगे तो 16 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो बाहर आ जाएगा 4 1 और 1 3 आ जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रिचर्ड दौड़ का पहला हिस्सा 200 मील पर घंटा की गति से और दूसरा हिस्सा 800 मील पर घंटा की गति से तय करती है, तो दोनों हिस्सों की औसत गति क्या है। देखिए कोई रिचर्ड्स है, कोई रिचर्ड्स नाम का आदमी है, ठीक है, जो टोटल यहाँ से यहाँ तक उसको दौड़ना होता है, लेकिन कुछ दूरी को 200 मील पर घंटा और कुछ दूरी जो है 800 मील पर घंटा के हिसाब से दौड़ता है, तो इसका एवरेज स्पीड ज्ञात करना है, एवरेज स्पीड ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए है बी है, जब दो प्रकार का अगर स्पीड दिया हुआ है तो इसका फार्मूला होता है 2ab बटा ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 200 इंटू 800 डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, 8 और 2 10 यानी कि 1000, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे 1 जीरो से 1, यानी कि कितना हो गया 2 2 4 8 चौके 32, यानी 320 मील पर घंटा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर एक जो क्वेश्चन है इस प्रकार से, ये है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। इसमें जो इसका वैल्यू दिया हुआ है 9x प्लस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 16x दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये दोनों लाइन आपस में समांतर है और ये भी आपस में क्या है समांतर है, ठीक है। तो अगर बात करें तो यहाँ से अगर बात करें तो ए लाइन और ए लाइन समांतर है, तो देखिए ए कोण और ए कोण एकांतर कोण से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा तो ये भी कोण मेरा क्या हो जाएगा 9x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। जब ए कोण यहाँ पे 16x है तो ए कोण भी हमारा क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा संगत कोण से, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि एक लाइन पे बने कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16x प्लस 9x प्लस 5 इजिकल टू कितना 180, ठीक है। तो 16 और 9 कितना हो गया 25x प्लस 5 इजिकल टू 180, ठीक है। तो 25x इजिकल टू कितना हो जाएगा 175, और इसी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 25 से कितना बार में कट जाएगा 7 बार में, यानी x का वैल्यू मेरा क्या है 7 है। तो इस कोण का हमको वैल्यू निकालना है, तो इस कोण का वैल्यू मेरा क्या है 9x प्लस 5, ठीक है। तो 9 7 63 और 5 68 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक निश्चित राशि को 6:2 अनुपात के में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि पहला भाग 450 है तो कुल राशि क्या है। चलिए देखिए कोई राशि है जिसको 6:5 के रेशियो में इसको क्या है बांटा जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि पहला भाग जो है तो मेरा 450 रुपया है, तो ये कुल कितना है, ठीक है। तो अगर पहला की बात करें तो 6 बराबर कितना है 450, ठीक है। तो टोटल कितना है 6 5 11, तो 11 का हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 6 6 36, 6 7 42 और 6 5 30, यानी कि 75 इंटू 11, यानी कितना होगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 7 और 1 825 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोसेक स्क्वायर थीटा
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाट, यही ज्ञात करना है। क्योंकि आप फार्मूला एक जानते होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो इस टर्म को और इस टर्म के बदला में हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, प्लस ये tan और कॉट क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। कैसे कटेगा, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, tan से tan कट जाएगा यानी 2, यानी कि मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बराबर करो, तुम मार्कर नहीं चल रहा, पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 7 संख्याओं का औसत 180 है, उनमें से एक संख्या को निकाल दें पर औसत अपरिवर्तित रहता है तो निकली गई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कोई भी 7 संख्या का योग हुआ होगा सबसे पहले। अब उसमें हम क्या किए होंगे, सबसे पहले 7 से डिवाइड किए होंगे, इसके बाद क्या हुआ होगा 180 हमारा क्या हुआ होगा, यही औसत आया होगा, यानी कि कुल संख्याओं का योग क्या रहा होगा 7 गुना 180 रहा होगा। ठीक है, और अगर इसमें 6 संख्या का ज्ञात करना है तो वो भी कोई योग रहा होगा, उसमें 6 से डिवाइड किए होंगे तो क्या अपरिवर्तित रहा है, यानी कि ये भी क्या रहा होगा 80, यानी कि इसका योग जो रहा होगा तो कितना 180 इंटू 6 रहा होगा। ठीक है, तो 6 संख्याओं का औसत भी 180 और 7 संख्याओं का औसत भी 180 है, यानी कि इन लोग का डिफरेंस क्या हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 संख्याओं का योग माइनस 6 संख्याओं का योग, यानी कि 6 गुना 180, और इसी का जो मेरा डिफरेंस आ जाएगा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं 180 अगर कॉमन ले लेंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 180 इंटू 1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 180 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। देखिए, और ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर औसत अगर परिवर्तित नहीं हो रहा है यानी कि वही संख्या को घटाया गया होगा। ठीक है, तो वही संख्या मेरा आंसर हो जाता है ऐसे भी, लेकिन हम समझाने के लिए इतना थोड़ा सा दिखला दिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, दिया हुआ है 360 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 प्लस 945 डिवाइडेड बाई 96 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए बोर्ड मास का रूल यहाँ पे लागू होगा, आपको पिछले क्लास में हम बोर्ड मास का रूल बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 को आपस में जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 60, यानी 600 हो जाएगा। अगर 600 में अगर 945 अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 1545 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमारा 1545 आ गया। अब इसको से इसको करेंगे तो 16 छक 96, यानी 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि ऊपर में कितना बच रहा है 1545 और नीचे में कितना बच रहा है 5। तो अगर 5 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा और 5 9 45, यानी 309 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि x इज इक्वल टू 0.767676 डॉट 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 तो x का भिन्न क्या होगा। ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ है 0.767676 7 डॉट 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 ऐसा दिया हुआ है, तो x का वैल्यू भिन्न में ज्ञात करना है, भिन्न में क्या होगा। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन को हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.76 पर क्या लिख देंगे बार इसलिए लिखेंगे कि ये जो दो संख्या है तो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जितना संख्या पे बार रहता है उतना ही हम क्या रखते हैं 9 नीचे में बट्टा करके लिख देते हैं भिन्न के रूप में। तो ऊपर क्या है 76 और 76 पे चूंकि बार लगा हुआ है तो 2 9 दे देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही अगर क्वेश्चन में अगर रहता कि 7677767 ठीक है, इस टाइप से भी रहता तो हम इसको लिख सकते थे क्या डॉट 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 ऐसा रहता। दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं तो यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं 767 का बार लिख देते हैं। इसका जो अगर भिन्न में अगर लिखते हैं तो लिखते 767
और 3 गो पे चूंकि बार लगा हुआ है, 3 गो पे बार लगा हुआ है, तो 999 यही हमारा आंसर हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करके हम लोग एग्जाम में निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन को 396 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 49 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 85 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे तो स्पीड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल में अगर बात करें तो मान लीजिए कि ट्रेन का जो लेंथ है, ट्रेन का जो लंबाई है उसको x मान लीजिए। ठीक है, तो एक सिग्नल को पार करने में समय लगा गया है, समय क्या होगा, स्पीड क्या रहा होगा, ट्रेन का लंबाई डिवाइडेड बाय कितना टाइम जो दिया हुआ है, तो मेरा कितना 49 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, और ट्रेन का लंबाई प्लस पुल का लंबाई की अगर बात करें तो 300 कितना दिया हुआ है, 96 मीटर दिया हुआ है। अब इसी को कितना देर में 85 सेकंड में कम पार करता है। ठीक है, तो इसी को अगर हम ज्ञात करेंगे, इसको लिख सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ पता चल जाएगा। चलिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 85x इज इक्वल टू 49x प्लस 396 इंटू क्या लिख देते हैं 49 कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगर यहाँ से अगर इसको अगर घटाएंगे तो 85x माइनस 49x इज इक्वल टू 396 इंटू 49। अगर इसको अगर घटाएंगे हम तो इसमें घटाने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा 85 में से अगर 49 घटाएंगे तो 36x बच जाएगा और 396 इंटू 49। ठीक है, अगर यहाँ 36 मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अगर 36 से अगर इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 11 बार में कटेगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं 49 इंटू 11 9, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा नहीं 49 4 9 9 4 13 के 3 हाथ में 1 4 1 539, यानी कि कितना 539 मीटर जो है क्या हो ट्रेन का लेंथ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 60 और 20 है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। हम पहले भी क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू उस संख्या का एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का हमको गुणनफल ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब एलसीएम जो दिया हुआ है तो मेरा कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है और एचसीएफ 20 दिया हुआ, तो दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1200, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 15 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। ऑप्शन ए है 1320, 322 और सी नंबर ऑप्शन जो है से 300 कितना है 26, और डी नंबर जो ऑप्शन है से 320 है। अभी 12 से डिविजिबल, 12 से तो भाग करके कोई भी देख लेगा, लेकिन हम आपके डिविजिबल डिसेबिलिटी का जो नियम होता है उसको हम बता दें। अगर 12 का विभाजिता का जांच करें तो जो संख्या 3 से और 4 से विभाजित है वो संख्या क्या है 12 से भी विभाजित है। अगर 3 से अगर विभाजिता की बात करें तो किसी भी संख्या का आपस में योग अगर 3 से अगर डिविजिबल है, विभाजित है, तो संख्या क्या होगा 3 से विभाजित होगा। और 4 से विभाजिता का नियम क्या है कि सबसे पहले देखते हैं 2 4 8 16 32। देखिए 2 के पावर 1 लिखें तो किसी भी संख्या का इकाई अंक इस साइड से इकाई अंक अगर 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगा। किसी भी संख्या का इस साइड से 2 अंक अगर 4 से अगर विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो किसी भी संख्या का 3 अंक जो है 8 से विभाजित होगा तो संख्या क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। अगर 16 की बात करें तो 4 के पावर 4 लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का लास्ट से 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो संख्या विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर हम सब चीज़ अगर देखें सबसे पहले जोड़ करके तो क्या हो जाएगा 3 से विभाजिता का जांच अगर करके देखें
तो या 4 से पहले हम देखें तो 4 से विभाजिता का नियम क्या है, सबसे 2 अंक जो है से 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 22 है, ये विभाजित नहीं होगा। 26 है, ये भी विभाजित नहीं होगा। ये विभाजित हो सकता है, चलिए ये भी विभाजित हो सकता है, ठीक है। अब 2 ठो ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है, तो यहाँ से हम 3 वाला देख लेते हैं। 3 2 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो 5 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं, इसलिए ए नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो 1 3 और 2, 3 2 5 1 6, 6 3 से डिविजिबल है तो है, यानी कि हमारा ए नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। अब बोलिएगा कि हम इतना क्यों करेंगे, हम एग्जाम में तुरंत क्यों नहीं चेक कर लेंगे 12 से। तो भैया अगर आपको अगर वैसा लगता है कि हम कर सकते हैं जल्दी, तो आप कर लीजिएगा उसी हिसाब से, लेकिन जो नियम है उसको तो बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ताकि बहुत बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको जांच ही करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ दे 9 6 7 8 2 3 5 6 7 8, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ दे, अगर बोल दे कि 16 से डिविजिबल है या नहीं, तो अब आप एग्जाम में अब इसको चेक करते करते तो थक जाइएगा और पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। यहाँ से 16 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट का 4 डिजिट को हम क्या करेंगे, 16 से भाग करके देख लेंगे, अगर कट जाता है तो संख्या कट जाएगा, उसके लिए यहाँ पे रूल था, ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे कितना, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुजकार मैदान की भुजाओं का अनुपात है 2:3:4:5 है, तो उसका परिमाप जो दिया हुआ है 10/50 है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगा। एक चतुर्भुजाकार कोई मैदान है, ठीक है, उसका जो कोण का है, भुजाओं का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 2:3:4:5 दिया हुआ है। और इसका जो परिमाप जो है तो कितना है, 10/50 है, ठीक है। तो इसको अगर आपस में अगर चारों भुजाओं का रेशियो है, तो परिमाप किसको कहते हैं, परिमाप चारों भुजाओं का जोड़ करके जो योग होता है उसी को परिमाप कहते हैं। अब इसका रेशियो यहाँ दिया हुआ है, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 और 4 9 9 5 14, यानी कि क्या है 14 x का ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो 14 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 14 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 75 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करने के लिए तो 75 गुना क्या हो जाएगा 2, जो कि हमारे 150 क्या हो जाएगा आंसर। सबसे छोटी भुजा की बात करें तो 150 होगा, जो कि 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वस्तु को 1020 में बेचने पर 15% का हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, कोई भी वस्तु सबसे पहले क्या बोले थे, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है 100% होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु को 1020 रुपया में बेचने पर 15% का हानि होता है, यानी कि कितना 85, ठीक है। ये 85 का वैल्यू दिया हुआ है, 85% का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 15% का हानि हुआ है। तो बोल रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो 20 × 100, और क्या हो जाएगा 17 × 85। अगर इसको अगर कट करें तो कितना बार में कटेगा, और 60 बार में कटेगा, और इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 19 नंबर। जो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर बोल रहा है कि उस चतुर्भुज का विकर्ण ज्ञात करें जिसके विकर्ण 159 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। बोल रहा है विकर्ण सम चतुर्भुज है, उसका एक विकर्ण जो दिया हुआ है से 159 सेंटीमीटर, और दूसरा जो दिया हुआ है से 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो विकर्ण नहीं होगा, यहाँ पे उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, क्षेत्रफल क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होता है D2 होता है, तो 1/2 इंटू 159 इंटू 160। अगर इससे इसको अगर कट करें तो 80 हो जाएगा, और 159 गुना अगर 80 करें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 12720, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। बीस नंबर क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। एक इक्वेशन है x/19 =
रूट अंडर 389 प्लस रूट अंडर 121। ठीक है, इसी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। चलिए देखिए इसको, अगर 121 का अगर रूट करेंगे तो 11 आएगा, अगर ये दोनों टर्म को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 400, और 400 का रूट जो करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20, और 100 बटा क्या है 19, x का वैल्यू क्या आ जाएगा क्वेश्चन में यहाँ पे 30 और था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, छूट रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 20 30 कितना हो जाएगा 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 19 गुने 50, जो कि मेरा क्या हो जाएगा 950 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलिए आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही। आज का थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल था अच्छा, जो कि एग्ज़ाम में आप घर पे बैठ करके इसको अगर बनाएंगे तो बन जाएगा भले ही, लेकिन एग्ज़ाम में जा करके इतना हाइपर टेंशन होता है वहाँ पे कि इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा। तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, निरंतर प्रयास करते रहिए, आने वाला समय में एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।